हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले के 13 प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी आने वाली परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। पहले प्रैक्टिस सेट की तरह इस प्रैक्टिस सेट में भी 38 क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में है तो 38 क्वेश्चन, लेकिन आपको जानकारी जो मिलेगी वो लगभग 100 क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन दिया है, बारडोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता हैं राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछे जाने वाले अन्य प्रश्न कोई क्या क्या हो सकते हैं, तो एक एक करके नोट करते रहिए आप। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, भारत का बिस्मार्क, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाए कि भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष कौन है, तो उसका आंसर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था, पहला गृह मंत्री कौन था, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आपसे पूछा जाए कि कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने करी थी। ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस अधिवेशन में ही गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, गांधी को काले झंडे, इसलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है, काले झंडे दिखाए गए थे। सॉरी। इन सबका संबंध किससे है, वल्लभ भाई पटेल से। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो वो एकता दिवस के रूप में, एकता दिवस। इनकी मूर्ति किस नाम से जानी जाती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है ये गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात। ठीक है, ये सारी जानकारी है इनसे संबंधित। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी ये जानकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, समय से पूर्व कमीशन का गठन, सभी सदस्य अंग्रेज थे, अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। विरोध का कारण क्या था कि उस समय साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, यानी सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। बात करें यदि साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। यदि आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1927 में। यदि आपसे पूछा है कि दोबारा साइमन कमीशन कब आया था, दोबारा भारत कब आया था, दोबारा आया था 1929 में। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर ही बात करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो आपको पिछले क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे दी गई है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 वही है जो मैं आपको बताने वाला था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये गोलमेज सम्मेलन क्या थे, जो साइमन कमीशन आया था उसने जब अपनी जाकर रिपोर्ट दी थी उस पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था, जो कि लंदन में हुआ था। ये 3 सम्मेलन हुए थे, वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हुए थे। तो ये तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था, इस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन सा था, वो दूसरा वाला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, गांधी जी थे।
हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया था। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो ये लंदन में हुए थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 में, 1556 में, 1550 सॉरी 1750 में, या फिर 1761 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1526 में। 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में पूछा है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ? मराठों की हार हुई थी। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो वो हेमू की हार हुई थी। और पहले युद्ध में किसकी हार हुई थी? वो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपखाने का युद्ध हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध था। पानीपत के पहले युद्ध में ही तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ था। तोपों का पहली बार यूज हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269 ईस्वी पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 259 ईसा पूर्व में, या फिर 251 ईसा पूर्व में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में। जो अशोक शासक थे वो, उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्याभिषेक, उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। 13वें शिलालेख से मिलती है। जब कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, तो उस समय कलिंग का शासक कौन था? कलिंग का शासक था खारवेल। शासक का नाम क्या था? खारवेल नाम था। इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ था, उससे मन विचलित होने के कारण अशोक ने अंत में कौन सा धर्म अपना लिया था? अशोक ने अंतिम समय में धर्म अपनाया था। वो धर्म कौन सा था? वो धर्म था बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अशोक ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया, तो वो था बौद्ध धर्म। ये सारी जानकारी अशोक से संबंधित नोट कर लेनी है आपको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय, या फिर कृष्ण तृतीय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम। जो कृष्ण प्रथम थे वो राष्ट्रकूट शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर जो बनाया है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर बनवाया है, वो किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। और इसकी खासियत क्या है कैलाश मंदिर की, कि ये एक ही पहाड़ी को ऊपर से काट कर बनाया गया है। ऊपर से काट कर बनाया गया है, ये इसकी खासियत है। और किस वंश के शासकों ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये काफी जानकारी हो जाती है इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। बाकी जानकारी सारी की सारी महत्वपूर्ण है, आपको नोट करते रहनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों काल में, या फिर कुषाण काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल में। कुषाण काल में किसके समय सर्वाधिक विकसित हुई थी? तो वो राजा का नाम है कनिष्क। कनिष्क के समय सर्वाधिक विकसित होने वाली कला कौन सी थी? गांधार कला थी। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? बौद्ध संगीति वो थी आपकी चतुर्थ। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कुंडलवन में। ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ये जानकारी आपको भी नोट कर लेनी है। फिर इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो चतुर्थ संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके
वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल के बारे में और जानकारी क्या हो सकती है? देखिए, आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पर है? तो केरल में है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो वेम्बनाड झील। ये कहाँ पड़ती है? ये भी आपकी कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। यदि केरल के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाए, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो कथकली है और मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम दोनों नृत्य कहाँ के हैं? केरल के हैं। यदि केरल की भाषा की बात करी जाए, शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी मलयालम। तो लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं मलयालम। मलयालम केरल की क्या है? शास्त्रीय भाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या फिर राइस बाउल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में और जानकारी क्या हो सकती है? यदि आपसे पूछा जाए कि पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कौन सा? पापीकोंडा। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? नई राजधानी कौन सी है? तो वो हो जाएगी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियां या फिर विंध्य पर्वत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखिए, 3 दर्रे पाए जाते हैं, प्रमुख हैं। वैसे तो काफी दर्रे हैं, 3 दर्रे प्रमुख हैं, उनके बारे में नोट कर लीजिए। देखिए, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और एक पालघाट दर्रा। 3 दर्रे हैं, थाल, भोर और पाल। यदि आपसे पूछा कि थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से। भोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई को जोड़ता है पुणे से। यदि आपसे पूछा जाए कि पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो कोयम्बटूर को चेन्नई से जोड़ता है। ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? यानी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सभी को पता होगा इसका आंसर। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि थार मरुभूमि कहाँ पड़ती है? तो थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ये भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। अधिकतर भाग इसका किस में पड़ता है? तो भारत में पड़ता है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मंगोलिया में। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कि ये 4 मरुस्थल आपको नोट कर लेने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में पड़ता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। आपके ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा या फिर राष्ट्रीय आय अपस्फीति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई होती है एक तरह की।
मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है? तो वो मौद्रिक नीति बनाकर, देखिए मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है? तो मौद्रिक नीति समिति बनती है। मौद्रिक नीति समिति बनाकर मुद्रास्फीति को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर, ठीक है, ये नोट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, गरीबों में अधिक गरीब की मदद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय का भी मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब ही होता है कि गरीबों में अधिक गरीब, गरीबों में अधिक गरीब का उदय करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, निर्यात बंद, आयात बंद या फिर नियंत्रित पूंजी। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसका मतलब होता है कि ना तो निर्यात होगा ना ही आयात होगा, यानी आयात निर्यात दोनों क्या होंगे? बंद होंगे। तो सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, काम के अधिकार से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन था वो 73वां संशोधन था वो 1992 में पारित हुआ था, जबकि 24 अप्रैल 1993 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। आपसे पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? ये किस समिति की सिफारिश पर ये जो संशोधन है वो पारित हुआ था? तो वो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ये संविधान संशोधन हुआ था। इन्होंने क्या किया था? इस समिति ने क्या किया था? 3 स्तर की पंचायतों के गठन की बात की थी। यदि आपसे ये पूछ लिया है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, ठीक है, ये सारी जानकारी नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, यानी पूरी तरह से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1900। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, संविधान बनने में समय लगा था, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आप कैसे याद कर पाओगे इसको? वैसे तो आपको याद ही होगा, नहीं तो आप कैसे याद कर लोगे? 3 वर्ष में सिर्फ 12 दिन कम थे, 3 वर्ष में 12 दिन कम थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये नोट कर लेना आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। क्या आपसे पूछा जाएगा पीएम बनने के लिए, चाहे आपसे पूछा जाए सीएम बनने के लिए, यानी किसी भी राज्य का सीएम या फिर किसी पूरे देश का पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। इसके अलावा क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर संसद का सदस्य बनने के लिए या फिर विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसका सबका आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए।
और वोट डालने के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र? कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ये चारों ऑप्शन की डिटेल हो गई आपके पास। यदि आपसे इसी में यदि ये पूछ लिया जाता कि विधान परिषद, देखिए ये भी नोट कर लीजिए, विधान परिषद अथवा राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो उसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, ये सारी जानकारी आपकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यदि बात करें और ऑप्शन की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? अपना राष्ट्रगान लिखा था और एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए सबसे पहले 1913 में ये पहली भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। और राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था। बात करें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था? उन्होंने राष्ट्रगीत लिखा था। तो उनकी कौन सी पुस्तक से लिया गया था? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और बात करें मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी पुस्तकें हो सकती हैं? देखिए, गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। कुछ इंपोर्टेंट है जो हमको लिख दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय के संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर या फिर उपयुक्त सभी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसके अलावा सूर्य से जो हमें सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा बनती है सूर्य में, वो भी किस विधि से बनती है, मतलब किस क्रिया के आधार पर बनती है? तो वो भी है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। यदि आपसे पूछा जाए परमाणु बम किस पर आधारित होता है, तो परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम इसका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। तो हाइड्रोजन बम का हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में बनने वाली ऊर्जा भी किस पर आधारित होती है? नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोडियम या फिर पैरामीशियम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगलिना। युगलिना ऐसा जीव है जो पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विटामिन बी1 का अन्य नाम है थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या फिर डेक्सट्रोज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायमिन। बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने करी थी, विटामिन की खोज किसने करी थी, तो उसका नाम हो जाएगा फंक। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा ए, डी, ई और के। जानकारी भी आपको नोट कर लेनी है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह काम करता है, कौन सा विटामिन है जो एक हार्मोन की तरह काम करता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रकाश वोल्टिक सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टिक सेल से हमें क्या मिलता है? हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है, यानी प्रकाश ऊर्जा को वो क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो ये था इसका सही आंसर, विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? इलाहाबाद लखनऊ या फिर लखनऊ वाराणसी या फिर इलाहाबाद मथुरा या फिर लखनऊ मथुरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद और लखनऊ। इन दोनों को मिला के एक संग्रहालय बना दिया गया था 1860 में।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती या फिर सीतापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी। देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में है। अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, यानी भातखंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में है, डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? 1998 में, 2000 में, 2003 में या फिर 2004 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में। यानी भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? सन 2000 में मिला था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान हैं, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है? जो कि आगरा में है आपके। बात करें और ऑप्शन की, तो डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? ये आपकी कानपुर में पड़ेगी। सेंट्रल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका रुड़की में है। रुड़की कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। ये चारों जानकारी मिल जाएंगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक्स रंग रूट चुना जाता है कांस्टेबलों में से, हेड कांस्टेबलों में से, उप निरीक्षकों में से या फिर उपरोक्त सभी में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेबलों में से। देखिए, रंग रूट का मतलब क्या होता है? रंग रूट का मतलब होता है एक नया पुलिसकर्मी, वो रंग रूट होता है। एक्स रंग रूट कौन होते हैं? जो कांस्टेबल होते हैं उनमें से वो चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? कांस्टेबल, उप निरीक्षक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या फिर होमगार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेबल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी लीगल एड किस में है, यानी विधिक सहायता आपको किस में मिलेगी? तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 के काम में है। जब बात करें और अनुच्छेद की, तो देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म जाति, लिंग, जन्मस्थान और भाषा के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 चीजें दे रखी हैं, इसके आधार पर राज्य क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। फिर बात करें अनुच्छेद 23 में, इसमें क्या है? इसमें बलात् श्रम से निषेध है, यानी आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा। बात करें अनुच्छेद 31 में, तो अनुच्छेद 31 में क्या है? अनुच्छेद 31 में पहले था आपका संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार था, जो कि वो मूल अधिकार, जो कि क्या हो गया है? अब मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है? अब संपत्ति का अधिकार आपका विधिक अधिकार हो गया है, यानी कि लीगल राइट हो गया है। पहले अनुच्छेद 31 में था, अब ये अधिकार किस में डाला गया है? अनुच्छेद 300 के काम में डाला गया है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये किस भाग में डाला गया है, यानी 300 जो का है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग कौन सा पड़ेगा? भाग 12। ये सारी जानकारी नोट कर लीजिए। ये जो भाग 12 वाला क्वेश्चन है, ये आपके यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग किस में है? भाग 12 में। पहले भाग 3 में था, अब भाग 12 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए, 4 अक्टूबर मनाया जाता है। 4 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, विश्व साक्षरता दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में या विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में। यानी 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस। यदि बात करें विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व स्वास्थ्य साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को।
ये तीनों जानकारी भी नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए, जैविक संदूषक के अंतर्गत आते हैं, यानी वो कौन से प्रदूषक होते हैं जो जैविक संदूषक के रूप में जाने जाते हैं? जंतुओं का मलमूत्र, हानिकारक सूक्ष्मजीव, मानव का मलमूत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यानी ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रदूषक के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? जीवन होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर बेना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को क्या बोलते हैं? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यदि इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? जेनेवा में पड़ता है। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यदि बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। जो और ऑप्शन के बारे में बात करें, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? पेरिस। पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो पेरिस में मुख्यालय है आपका यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। वियना में किसका मुख्यालय है? वियना में मुख्यालय है ओपेक का। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ये सारी जानकारी भी नोट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हैकिंग, फिशिंग किस प्रकार के अपराध है? बाल अपराध, साइबर अपराध, गौण अपराध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर अपराध। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। वर्तमान में पूरे भारत में जीएसटी लागू है। जीएसटी की बात करें, जीएसटी कैसा है? एक जीएसटी कैसा? जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। ये बात करें कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू है। सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू किया था? वो था आपका असम। जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो वो था आपका 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी लागू करने के लिए, जीएसटी में संविधान करने के लिए किस समिति की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन हुआ था? तो उसका नाम भी लिख लीजिए, विजय किलकर समिति। उसका नाम लिख लीजिए आप, विजय किलकर समिति। आपसे ये पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन हुआ था, तो विजय किलकर समिति। कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। किस प्रकार का कर है जीएसटी? एक अप्रत्यक्ष कर है। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और सबसे पहला राज्य कौन सा था? असम था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, आरबीआई के किस अधिनियम की धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई? धारा 25(5), धारा 30(2), धारा 26(2) या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 26(2). यदि बात करें कि आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो शाही कमीशन यानी शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यदि बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। चलिए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? चेयरमैन को, मतलब आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। यदि पहले गवर्नर पूछ लिया जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके ओसबोर्न स्मिथ। यहाँ लिख देता हूँ, ओसबोर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर थे, प्रथम। यदि आपसे पूछा है प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो वो थे आपके सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। ये सारी जानकारी आपको नोट कर लेनी है। पहले गवर्नर पूछा है ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी?
यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये सारी जानकारी नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्ड किस वर्ष स्थापित हुई थी? मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्ड किस वर्ष स्थापित हुई थी? आपके ऑप्शन है 1990, 2010, 2002 या फिर 2008। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, किस राजनीतिक नेता द्वारा 26 अक्टूबर 2017 को न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया? हेलेन क्लार्क, जेनी सिल्फे, लूसी ग्रे या फिर जैकिंदा आर्डन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से जेम्स का आर्डन। लेकिन यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जेम्स का आर्डन ने इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस वर्तमान में कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। जेम्स का आर्डन पहले थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में क्रिस हिपकिंस जो कि वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। गूगल ने 18 अप्रैल 2017 को अपने किस उत्पाद का नया संस्करण लॉन्च किया है? गूगल मैप्स, गूगल वीडियोज, गूगल अर्थ या फिर गूगल न्यूज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल अर्थ। ये थे आपके 38 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।